हेलो एवरीवन, वेलकम टू विलास एकेडमी वंस अगेन। इसके पहले वाले वीडियोस में हमने चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट किए थे, दैट इज रोटेशनल डायनामिक्स। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू कंटिन्यू विथ चैप्टर नंबर 2, दैट इज मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड। चैप्टर का नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स। सबसे पहले चैप्टर का इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। एज कंपेयर टू फर्स्ट चैप्टर में हमको काफ़ी ज़्यादा डेरिवेशंस मिले थे, उसके बाद न्यूमेरिकल्स भी थे। बट कंपेयरिंग विथ फर्स्ट चैप्टर, दिस चैप्टर वी आर गिविंग सम रिलैक्सेशन इन द सेंस यहाँ पर थ्योरेटिकल पोर्शन आपको थोड़ा ज़्यादा मिल जाता है। जिन बच्चों को थोड़ा डेरिवेशंस में तकलीफ होती थी उन बच्चों के लिए ये चैप्टर बहुत अच्छा है। यहाँ पर मैक्सिमम थ्योरेटिकल पोर्शन मिलता है, डेरिवेशन का पार्ट है बट इट इज़ अ लिमिटेड। और उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स है वो न्यूमेरिकल्स भी बहुत ज़्यादा आसान है। तो अगर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये चैप्टर हमारे लिए सबसे ज़्यादा अच्छा स्कोरिंग बन सकता है। तो गाइस स्टार्ट करते यहाँ पर चैप्टर के टॉपिक के साथ में। जैसे कि हमने स्टार्ट किया मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, सो सबसे पहले स्टार्ट करते व्हाट इज मीन बाय फ्लूइड। तो अगर मैं फ्लूइड के डेफिनेशन देखता हूँ, फ्लूइड्स क्या होता है? फ्लूइड्स एनीथिंग विच कैन फ्लो, ऐसी कोई भी चीज जो फ्लो हो सकती है उस चीज को बोलते हैं, या उस मटेरियल को या उस सब्सटेंस को बोलेंगे, दैट इज फ्लूइड। तो इस चैप्टर में हमको फ्लूइड्स के बारे में पढ़ना है कि भाई फ्लूइड्स की प्रॉपर्टीज क्या क्या होती है, उसका बिहेवियर कैसा होता है एंड अदर थिंग्स। तो यहाँ पर सारी चीजें हमको कवर करना है वन बाय वन। तो फ्लूइड्स में सबसे पहले हमने बताया डेफिनेशन, एनीथिंग विच कैन फ्लो। फ्लूइड के डेफिनेशन आपको नहीं पूछी जाएगी, बट जो स्टार्ट है वो हमको यही से करना है। नाउ अब सबसे पहले क्या करना है हमको, तो हमको बताना है प्रेशर exerted by the fluid। अच्छा टॉपिक है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द फ्लूइड। करना क्या है, आपको एक कंटेनर लेना है जो हमारे घर पे अवेलेबल होता है। इस कंटेनर में किसी लिक्विड को मुझे फिल करना है। अब लिक्विड जो है हमारे पास बहुत सारे तरीके के रहेंगे, केरोसिन, पेट्रोल, मर्क्यूरी, वाटर। अब जो लगता है वो आप यहाँ पर फिलअप कर दीजिए। और आपको क्या बताना है, आपको प्रेशर बताना है कि प्रेशर कितना एक्सर्ट करेगा इस फ्लूइड की तरफ से इस वॉल या बॉटम ऑफ द कंटेनर के ऊपर में। तो हमको प्रेशर की वैल्यू निकालना है। तो प्रेशर की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको कंस्ट्रक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जाना पड़ेगा। तो सपोज करिए यहाँ पर मैं एक पॉइंट कंसिडर कर रहा हूँ, दैट इज पॉइंट ए, दैट इज इमेजिनरी पॉइंट। लिक्विड के अंदर में एक पॉइंट कंसिडर कर लिया और इस पॉइंट के ऊपर में एक मैं शेप ड्रॉ कर रहा हूँ। ये शेप जो है, ये शेप मुझे सिलेंडर का शेप शो करेगा। तो यहाँ मैंने एक सिलेंडर बना दिया, ये एक इमेजिनरी सिलेंडर है। इस सिलेंडर की जो हाइट है दैट आई एम कंसिडरिंग एज h, ठीक है। यहाँ पर एक पॉइंट मैं कंसिडर कर रहा हूँ, अगेन पॉइंट बी नाम का। तो मैंने एक इमेजिनरी सिलेंडर ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। तो मुझे बताना है इस ए पॉइंट पर कितना प्रेशर लगता होगा। ये ए पॉइंट कहीं पर भी हो सकता है, ऊपर हो सकता है, नीचे हो सकता है, बॉटम में भी हो सकता है। जहां भी आपको लगता है वहां पर आप उसको लेके जाइए। तो मैंने एक सरफेस से लेके यहां तक मैंने ए पॉइंट को कंसिडर किया। तो मुझे बताना है प्रेशर कितना होता है। सबसे पहले तो मैं स्टार्ट करेंगे हम प्रेशर के फॉर्मूले से। सिंस प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है हम सभी को पता है, प्रेशर इज नथिंग बट फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया। This is the basic definition of pressure. Therefore, P is equal to F upon A. Give it equation number 1. ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे सब्स्टिट्यूशन देना है। किसका? फोर्स का सब्स्टिट्यूशन देंगे। तो फोर्स का सब्स्टिट्यूशन also we have, फोर्स का जो सब्स्टिट्यूशन होता है वो होता है F is equal to mg, हमें पता है। बट व्हाट इज m? तो m को मुझे चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मास से बात नहीं होगी, क्योंकि हम लिक्विड यूज करें, मटेरियल यूज करें तो उसकी डेंसिटी आ जाती है। तो हम यहाँ लिखेंगे अल्सो डेंसिटी इज इक्वल टू
डेंसिटी इज इक्वल टू कितना होता है, मास अपॉन वॉल्यूम. सो लेट अस से द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज रो, mass is m and volume is v. So therefore m is equal to rho into v. ये बनता है आपका मास का फॉर्मूला. वॉल्यूम को हम चेंज कर सकते हैं. वॉल्यूम कैसे चेंज होगा, तो m इज इक्वल टू रो, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है l इंटू बी इंटू एच. ठीक है, लोअर स्टैंडर्ड में हमने पढ़े वॉल्यूम का फॉर्मूला l इंटू बी इंटू एच. व्हाट इज l इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, दैट गिव्स यू एरिया एंड मल्टीप्लाइड बाय हाइट. तो यहां पर आ जाएगा h. तो मुझे m का रिप्लेसमेंट मिल गया. इस m की वैल्यू कहां पुट अप करोगे, फोर्स के फॉर्मूले में. तो देयरफॉर F इज इक्वल टू m की जगह रो इंटू a इंटू एच इंटू जी. चलिए फोर्स का फॉर्मूला बन गया. अब इस फोर्स के फॉर्मूले कहां डालोगे, इक्वेशन नंबर 1 में. तो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 P इज इक्वल टू व्हाट इज F, रो a h g upon again area A. So A and A will get cancel. So therefore P is equal to h rho g. ये बोलने के लिए आसान जाता है, इसलिए मैं P is equal to कितना लिख रहा हूँ, h rho g. तो मुझे प्रेशर का फॉर्मूला मिल गया. ये प्रेशर का फॉर्मूला होता क्या है, सपोज करिए हमारे पास एक वाटर बॉटल है. उस बॉटल में हमने कोई पानी को स्टोर करके रखा है. अब उस पानी का प्रेशर उस बॉटल के बेस पर कितना होता है, तो हम बोल देंगे इतना होता है, एच रो जी. उसमें से डिपेंडेंसी मेरे सिर्फ 2 फैक्टर्स पे रहेगी. भले वहां पर हमें 3 फैक्टर्स दिखाई दे रहे, जी हम कंसिडर नहीं करेंगे बिकॉज जी इज यूनिवर्सली कांस्टेंट. अगर मैं अर्थ के इस पर देखूं तो हम जी को कांस्टेंट करके चलते हैं. तो प्रेशर जो है यहां पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल दिखता है एच के साथ. मीन्स जितनी ज़्यादा हाइट रहेगी उतना ज़्यादा प्रेशर. अब सवाल ये है कि हाइट कहाँ से लेते हैं. हाइट हम जो लेते हैं वो ऊपर से नीचे आते हैं, ना कि नीचे से ऊपर जाते हैं. बी केयरफुल, यहाँ पर थोड़ा सा अलग कंसेप्ट यूज करते हैं. हम ऊपर से नीचे जाएंगे तो पानी के सरफेस से जैसे जैसे नीचे जाएंगे प्रेशर बढ़ते जाएगा. जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे घर पे जो वाटर टैंक्स होते हैं ऊपर छत पे रखे हुए, तो आपने देखा होगा कि उसका जो अपर पार्ट होता है दैट इज फ्लेक्सिबल, बट when we are going to bottom part that is very hard. वो इतना हार्ड होता है कि वो इजीली कॉम्प्रेस नहीं हो सकता है. Why? Because वहां पर जो हाइट होती है वाटर टैंक की, जो ऊपर से नीचे जाते हैं वो हाइट बढ़ती जाती है. हाइट बढ़ने से अल्टीमेटली क्या बढ़ेगा, प्रेशर. इसीलिए ऊपर में जरूरत नहीं है, इसलिए कंपनी ने क्या किया, ऊपर में जो मटेरियल है वो कम यूज किया, नीचे में मटेरियल ज्यादा यूज किया, ताकि जो प्रेशर नीचे पड़े वो ज्यादा से ज्यादा बियर हो सके. इसलिए वहां पर प्रेशर हमने बोले डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट. नेक्स्ट पैरामीटर इज व्हाट, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी. अब जिस मटेरियल की डेंसिटी ज्यादा होती होगी वहां पर प्रेशर ज्यादा होता है. फॉर एग्जांपल हम 2 बॉटल को कंपेयर करते 1 लीटर की. तो सपोज करिए ये फर्स्ट बॉटल हो गई हमारी और ये एक दूसरी बॉटल है हमारी. ठीक है, दोनों में हमने हाइट सेम कर दी, बट दोनों में जो मटेरियल यूज किए, सपोज करिए एक में वाटर, एक में मर्क्यूरी, एक में केरोसिन, एक में वाटर, ऐसे 2 मटेरियल यूज किए, दोनों की हाइट इक्वल रखी. तो हाइट इक्वल रखने से तो प्रेशर इक्वल हो जाता था, लेकिन मटेरियल चेंज करने से कौन चेंज हुआ, डेंसिटी. तो अब सीधी सीधी बात आ गई डेंसिटी पर. जिस लिक्विड की डेंसिटी ज़्यादा होगी, ऑयल की डेंसिटी अगर ज़्यादा होती है या वाटर की डेंसिटी ज़्यादा होगी, तो प्रेशर भी उनका अलग रहेगा. तो इसका मतलब है 1 लीटर बॉटल में अगर मैं लिक्विड 2 अलग अलग फील कर रहा हूँ, तो इसका मतलब है मुझे 2 अलग अलग प्रेशर्स वहां पर मिल रहे हैं. तो ये बनता है बेसिक फॉर्मूला प्रेशर का. तो प्रेशर इज इक्वल टू कितना मिला, एच रो जी. अब इसके आगे का जो प्रेशर में और क्या क्या चेंजेस आएंगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं. कमिंग टू नेक्स्ट स्लाइड. नाउ यहां पर आता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इंडिकेट करते पी ओ से. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, नाम से समझ में आ रहा है कि यहां पर एक वर्ड यूज किया है एटमॉस्फेयर. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, तो सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे और उसके बाद उसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे. द प्रेशर exerted by the
एटमॉस्फेयर on the body, on the body is called as atmospheric pressure. कितनी वैल्यू होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की? तो हमें पता होना चाहिए 1.013 इंटू 10 to the power 5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पा मीन्स पास्कल। इतनी स्टैंडर्ड वैल्यू होती है एटमॉस्फेरिक प्रेशर की। कैसे निकालते आगे वाले टॉपिक में देखेंगे, बट सबसे पहले होता क्या है एटमॉस्फेरिक प्रेशर वो समझते। सपोज करिए ये हमारी बॉडी है, ठीक है। इस बॉडी को जब हम बाहर कंसिडर करते हैं, बाहर मतलब हम कहीं पर भी जाते हैं, तो हमारी बॉडी के ऊपर में कंटिन्यूसली एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है ये वर्क करता है। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो बनता है बेसिकली एयर के प्रेशर की वजह से बनता है। ये जो प्रेशर होता है ये टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस सबसे ज्यादा होता है, या आप बोल सकते हैं नियर द सी लेवल ये ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू कम कम होती जाती है, क्योंकि ग्रेविटी नीचे ज्यादा रहेगी, ऊपर जाते हुए ग्रेविटी कम होती है। और एक रेंज कंसीडर करते हैं हम अप्रोक्सीमेटली 8 किलोमीटर की, जिसके बाद एटमॉस्फेरिक प्रेशर लगना बंद हो जाता है। तो 8 किलोमीटर इज द मैक्सिमम रेंज जहां तक हमारे बॉडी के ऊपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर अप्लाई होता है। तो हमारे बॉडी के ऊपर में जो सराउंडिंग का जो प्रेशर आ रहा है वो होता है हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर। बस इसको हम फील नहीं कर पाते बिकॉज बॉडी का खुद का भी एक प्रेशर होता है, दैट इज कॉल्ड ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर की वजह से हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर को फील नहीं कर पाते, दोनों बैलेंस हो जाते हैं, तो यहाँ पर हमको फील नहीं होता है। बट वेन एवर यू हैव टू फील इट देन यू हैव टू गो ऑन द हाइट। जब हम हाइट पर जाते हैं तो वहाँ पर हमको फील होता है, क्योंकि वहाँ पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो जाता है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होने की वजह से आपका इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है। इंटरनल प्रेशर मतलब ये जो ब्लड प्रेशर होता है ना, ये बढ़ जाता है। तो ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से आपका ब्रीदिंग रेट थोड़ा सा बढ़ जाता है। खैर वो थोड़ा सा अलग पार्ट है। तो हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें तो हमारे बॉडी के ऊपर में एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क कर रहा है, तो ठीक उसी तरह से लिक्विड के ऊपर में भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर वर्क करता है। तो अब हम अपने टॉपिक पर आ जाते हैं। तो सपोज करिए ये अगेन एक कंटेनर दिया है मुझे, इस कंटेनर में हमें कोई लिक्विड दिया है। तो सपोज करिए ये एक पॉइंट है मेरा, पॉइंट ए ने। इस ए पॉइंट जो लिक्विड के अंदर है, मुझे इसके ऊपर प्रेशर निकालने के लिए बोला गया। तो मैं जो प्रेशर निकालूंगा वो कैसे निकलेगा? तो देयरफॉर टोटल प्रेशर एट पॉइंट ए इज इक्वल टू एक प्रेशर जो लिक्विड की वजह से आ रहा, तो मान लेते इसकी हाइट होती h नाम की, तो एक प्रेशर तो मुझे मिल गया h रो g वाला, ठीक है। प्लस इसके ऊपर में एक और प्रेशर वर्क करता है एंड दैट इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखिए इसके ऊपर में वर्क कर रहे हैं, तो हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू भी यहाँ पर कंसिडर करना है। तो इसको लिखेंगे पी ए, ठीक है। तो पी ए इजिकल टू कितना मिलेगा? एच रो जी प्लस पी जीरो। तो जब भी आपको न्यूमेरिकल आएगा कि सपोज करिए वन स्विमर इज देयर इन दिस स्विमिंग टैंक which is 8 meter, 10 meter, 15 meter below the water surface, then find the total pressure acting on the swimmer। तो total pressure बोला तो उस टाइम पे आपको h रो g कंसिडर करना पड़ेगा, साथ ही साथ में आपको PO भी कंसिडर करना। तो PO व्हाट इज योर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू डालिए, h आपको दिया रहेगा, डेंसिटी ये हमें पता होगी या कई बार हमको दी रहती है। जैसे वाटर की डेंसिटी हम 1000 कंसिडर करते हैं kg पर मीटर क्यूब, और g की वैल्यू हमको पता है, सारी वैल्यूज डालिए आपको प्रेशर मिल जाएगा। तो ये होता है दैट इज ऑल अबाउट द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, अब नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं। तो नेक्स्ट आता है पास्कल्स लॉ। बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट, और कितने मार्क्स से पूछा जाएगा? मैक्सिमम 2 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो आपको पूछा जाएगा डिफाइन पास्कल लॉ या एक्सप्लेन एनी वन एप्लीकेशन ऑफ पास्कल लॉ। तो सबसे पहले तो आपको पास्कल लॉ बताना है कि पास्कल लॉ होता क्या है। तो हम पास्कल लॉ के पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं।
द प्रेशर applied at one point on the liquid which is at rest is transmitted equally to the remaining points of the liquid and to the wall of the कंटेनर। ठीक है, अब ये लॉ क्या बोलता है, इसको थोड़ा एक्सपेरिमेंटली समझने की कोशिश करते हैं। तो सपोज करिए यहां पर आपके पास एक ग्लास टम्बलर है। ग्लास टम्बलर मीन्स एक ग्लास का, कांच का एक पॉट है। ठीक है, इस पॉट में मुझे 4 होल करना है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, दिस इज 4। तो इस 4 होल्स में मुझे क्या करना है, यहां पे पाइप्स डालना है इक्वल लेंथ, इक्वल विड्थ के ये पाइप्स रहेंगे एंड विच इज ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट इसलिए क्योंकि मुझे दिखना चाहिए कि एग्जैक्टली इसमें क्या हो रहा है, तो इसलिए हमने कहा इक्वल लेंथ एंड इक्वल विड्थ के। तो इन पाइप्स के थ्रू हम बहुत आसानी से पास्कल लॉ को समझ लेते हैं। ठीक है, तो सपोज करिए इसमें मैंने एक वाटर पुट अप कर दिया या कोई लिक्विड को पुट अप कर दिया। ठीक है, यहां पर हम अप्लाई करते 1 पिस्टन। ठीक है, अब पिस्टन क्या होता है, जो एक मैकेनिकल डिवाइस होता है, दोनों तरफ में रबर की कोटिंग होती है जहां से जो एयर जो पास होने वाली होगी वो नहीं होती है, जिससे वैक्यूम क्रिएट हो जाता है। जैसे हम सीरिंग्स के अंदर देखते हैं इंजेक्शन में, या होली में जो पिचकारी यूज करते हैं उसमें होती है। तो दैट इज द पिस्टन। अब आपको करना क्या है, ये ट्रांसपेरेंट मैंने पाइप्स यहाँ पर डाल दिया, मे बी यू कैन कंसिडर एज अ स्ट्रॉ। ठीक है, स्ट्रॉ भी हम यूज कर सकते हैं। अब आपको क्या करना है, ऊपर से एक फोर्स अप्लाई करना है। अब इस पिस्टन का अपना एक एरिया भी तो होगा। नाउ फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया क्या क्रिएट होगा, तो यहां पर हम बोल देते हैं एक प्रेशर क्रिएट होगा। अब एज पर पास्कल लॉ क्या बोलता है, द प्रेशर अप्लाइड एट वन पॉइंट ऑन द लिक्विड विच इज एट रेस्ट इट ट्रांसमिटेड इक्वली। उसने बोला कि ये इक्वली ट्रांसमिट होता है। कहां ट्रांसमिट होगा, टू दी रिमेनिंग पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड। तो हर जगह पे इक्वली वो ट्रांसमिट होता है, रिमेनिंग पॉइंट्स ऑफ द लिक्विड एंड टू द वॉल ऑफ द कंटेनर। ये जो वॉल है, इस वॉल के ऊपर में भी ये इक्वली ट्रांसमिट होगा। तो उसके बाद होगा क्या, जो लिक्विड का लेवल है, भले हमें लगता होगा कि ऊपर के जो पाइप्स होंगे उसमें लिक्विड का लेवल ज़्यादा इंक्रीज होगा, क्योंकि हम ऊपर से प्रेशर लगा रहे हैं ना, तो लिक्विड का लेवल तो बढ़ेगा ही। लेकिन जब हम इसको ऑब्जर्व करेंगे, व्हाट विल गेट, विल गेटिंग इक्वल हाइट्स इन ऑल 4 पाइप्स। चारों पाइप्स में मुझे इक्वल हाइट्स मिलेगी। इक्वल हाइट्स इसलिए मिले क्योंकि जो प्रेशर है वो हर जगह पे इक्वली ट्रांसमिट हुआ। तो प्रेशर जब इक्वली ट्रांसमिट होगा तो जाहिर सी बात है जो हाइट रहेगी वो भी ज़्यादा रहेगी, क्योंकि प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइट होता है। तो जितना प्रेशर उतनी हाइट, तो इस सब जगह पे इक्वल मिला, तो हाइट भी इक्वल रहेगी। तो यही होता है हमारा पास्कल लॉ। नाउ व्हाट इज द यूज ऑफ दिस पास्कल लॉ इन प्रैक्टिकल लाइफ। तो प्रैक्टिकल लाइफ में इसका यूज क्या होता है, तो वो हम पढ़ेंगे, दैट इज द एप्लीकेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक आता है इसी में, एप्लीकेशन ऑफ पास्कल्स लॉ। कहाँ यूज करते हैं, काफ़ी जगह पे इसको यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर स्टार्ट करते हैं लिफ्ट,
हाइड्रोलिक लिफ्ट, ठीक है। एक होता है हाइड्रोलिक ब्रेक, तो एक पढ़ लेंगे तो दूसरा अपने आप ही वहां पे कवर हो जाता है। तो हाइड्रोलिक लिफ्ट क्या होती है? तो हाइड्रोलिक लिफ्ट मींस मिनिमम फोर्स में या मिनिमम इनपुट में मैक्सिमम, वी वांट मैक्सिमम आउटपुट, तो वो होता है लिफ्ट का कंसेप्ट। तो भाई हम इनपुट तो कम लगाएंगे लेकिन उससे हमको आउटपुट ज़्यादा आना चाहिए, तो उसी के लिए हमने उसको बोला है हाइड्रोलिक लिफ्ट। अब इसको कैसे यूज़ करते हैं पहले तो देखते हैं डिज़ाइनिंग। तो ये जो हाइड्रोलिक लिफ्ट का डिज़ाइनिंग होता है ये कुछ इस तरह से होता है। तो एक कंटेनर है, इस कंटेनर को हम क्या करेंगे, दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे बट विथ वेरिएबल एरिया। तो यहां पर हम इसको पिस्टन भी बोलते हैं। इसका एरिया होता है A1 जबकि इसका एरिया होगा A2। A2 इज वेरी मच ग्रेटर देन A1, ठीक है। तो दोनों की वैल्यू में काफ़ी ज़्यादा फर्क है। और यहां पर आपको क्या करना है, एक पिस्टन अप्लाई करना है। अगेन दिस इज पिस्टन। इसके अंदर हमने लिक्विड को स्टोर किए, ठीक है, एट रेस्ट पे। और जिस चीज को उठाना है, जिस चीज को लिफ्ट करना है, दैट यू हैव टू प्लेस हियर। सो इसको हम बोल देंगे लोड, क्योंकि मुझे इसको उठाना है, ठीक है। अब होगा क्या, इस पिस्टन के ऊपर आपको फोर्स अप्लाई करना है। कितना? लेट अस से F1 नाम का फोर्स मुझे अप्लाई करना है। तो फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया क्या होगा, प्रेशर क्रिएट होगा। कितना होगा? तो हम बोल देंगे प्रेशर यहां पर क्रिएट होगा है दैट इज P1। P1 नाम का प्रेशर क्रिएट हुआ। अब एज पर पास्कल लॉ ये जो प्रेशर है ये क्या होगा, ये रिमेनिंग पॉइंट पर इक्वली ट्रांसमिट होगा। तो ये भी P1, ये भी P1, तो नीचे से भी तो एक प्रेशर लग रहा है ना इसके ऊपर। बट मान लीजिए ये सेकंड साइड पर है तो यहां पर प्रेशर P2 लगता होगा। हमने कहा मान लो ये प्रेशर P2 लगता होगा। तो फ्रॉम पास्कल लॉ P1 इज इक्वल टू कितना मिलेगा, P2। भाई हर जगह तो इक्वली प्रेशर जा रहा है ना, भले हमने नाम यहां पर चेंज कर दिए होंगे। तो व्हाट इज P1? तो P1 इज नथिंग बट F1 by A1 एंड P2 इज नथिंग F2 by A2। नाउ F1 पता है, A1 पता है, A2 भी पता रहेगा। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट? F2। सो देयरफॉर F2 इज इक्वल टू A2 by A1 into F1। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ F2। हो गया, आपका लिफ्ट रेडी हो गई है। कैसे पता लिफ्ट रेडी होगी? आप एग्जांपल ले सकते हैं। सपोज करिए मैंने जो F1 लगाया वो 50 न्यूटन का लगाया, ठीक है, 50 न्यूटन का फोर्स लगा दिया। A1 की वैल्यू 20 मीटर स्क्वायर में होगी, A2 की वैल्यू 100 मीटर स्क्वायर में होगी। नाउ पुट अप द वैल्यू। तो अगर मैं F2 का वैल्यू निकालता हूँ तो A2 इज 100, A1 इज 20 इंटू F1 इज 50। तो 21 सा 25 सा 5 सा 25, कितना मिल रहा है मुझे? इट इज कमिंग टू बी 250 न्यूटन। अप्लाई कितना किया? 50। जनरेट कितना हुआ? 250। भाई हो गया ना, मेरा काम आसान हो गया। तो मैंने लेस इनपुट में मैक्सिमम आउटपुट जनरेट कर दिया, तो वही मेरी लिफ्ट यहाँ पर जनरेट हो गई। तो इसी हाइड्रोलिक लिफ्ट को हम काफ़ी जगह पे यूज़ करते हैं। जैसे एक एग्जांपल होता है अपनी कार का जो डिक्की होती है, तो वहाँ पर जब हम उसको ओपन करते हैं तो उसमें हाइड्रोलिक्स लगे रहते हैं, क्योंकि वो जो डोर होता है तो हम एक फिंगर से भी उसको ओपन कर सकते हैं। जस्ट इमेजिन विदाउट हाइड्रोलिक अगर हम उसको ओपन करने की कोशिश करें तो इज इट पॉसिबल टू ओपन इट बाय वन फिंगर? जी नहीं, क्योंकि आप अगेंस्ट द ग्रेविटी इसको ओपन कर रहे हैं। बट हाइड्रोलिक की वजह से क्या होता है, मिनिमम इनपुट में भी मैक्सिमम आउटपुट जनरेट हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट दी पास्कल लॉ। तो पास्कल लॉ आएगा डेफिनेशन और उसका एक एग्जाम्पल या एप्लीकेशन हम बोलेंगे, वो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज योर मर्क्यूरी बैरोमीटर। 2 मार्क्स बट लीस्ट इंपॉर्टेंट, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। व्हाट इज मर्क्यूरी बैरोमीटर? तो सबसे पहले आपको तो इसका यूज लिखना पड़ेगा।
mercury barometer is used या is design, हम ऐसा लिखेंगे to be specific, is designed to measure the atmospheric pressure। हमने इसके पहले वाले स्लाइड्स में हमने पढ़े थे कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है। हमने कहा था कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम आगे देखेंगे कि कैसे निकालते हैं। तो अब समय आ गया, दिस इज द टाइम टू स्टडी हाउ द एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैन बी कैलकुलेटेड। सो मर्क्यूरी बैरोमीटर इज दैट डिवाइस विच इज यूज्ड टू मेजर द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये होता क्या है, जस्ट सी। तो एक कंटेनर आपको लेना है, इस कंटेनर में ऑलरेडी यू हैव टू फिल मर्क्यूरी, दैट इज द रीजन इसको मर्क्यूरी बैरोमीटर बोला है, ठीक है। तो मर्क्यूरी इसमें से पहले से स्टोर रहेगी। अब आपको क्या करना है, एक इन्वर्टेड शेप में ग्लास ट्यूब लेना है, ठीक है। इस ग्लास ट्यूब में ऑलरेडी मर्क्यूरी रहेगी, ठीक है। तो ये सपोज करिए एक ग्लास ट्यूब है, कंटेनर में ऑलरेडी मर्क्यूरी है। मैंने ग्लास ट्यूब ले लिया विच इज़ ट्रांसपेरेंट फ्रॉम आउटर साइड, और इसके अंदर मैंने मर्क्यूरी को रख दिया। देन यू हैव टू कीप वन फिंगर और थंब लाइक दिस और इन्वर्ट इट। इसको जब हम उल्टा करेंगे और जब इसके अंदर रखेंगे, नाउ यू हैव टू रिमूव योर थंब फ्रॉम द बॉटम साइड। वंस यू रिमूव द थंब, what will happen, some mercury will get out from this glass tube। कुछ मर्क्यूरी यहाँ से बाहर आ जाएगा। तो जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर एक गैप क्रिएट होता है। दिस गैप इज कॉल्ड एज टोरिसेलिस वैक्यूम, बिकॉज देर इज नो एयर इज प्रेजेंट, ओनली सम मर्क्यूरी वेपर्स आर देयर। तो हम बोलेंगे मर्क्यूरी वेपर्स होती है बस वहाँ पर, बाकी कुछ नहीं होता है, इसलिए उसको बोलते हैं टोरिसेलिस वैक्यूम। व्हाई टोरिसेलिस? बिकॉज टोरिसेलिस इज द पर्सन विच इज डिजाइन दिस मर्क्यूरी बैरोमीटर। अगर मर्क्यूरी बैरोमीटर को डिजाइन किया, इन्वेंट किया, वो कौन थे? टोरिसेलिस नाम के पर्सन थे जिन्होंने इसे डिजाइन किया। तो जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पर एक गैप क्रिएट होगा। अब गैप क्रिएट हुआ मतलब यहाँ पे वैक्यूम क्रिएट हुआ। वैक्यूम क्रिएट हुआ मतलब यहाँ पर क्या जनरेट हुआ? तो यहाँ पर जनरेट होता है लो प्रेशर एरिया। अब ये लो प्रेशर है और यहाँ पर जो होता है मर्क्यूरी, दैट इज एट हाई प्रेशर, ठीक है। अब जब भी चीजें फ्लो करना है, दैट इज फ्रॉम हायर टू लोअर साइड फ्लो होती है, दैट इज द रूल ऑफ द यूनिवर्स, हमेशा हायर से लोअर ही जाएगा। तो यहाँ पर हाई प्रेशर है, यहाँ पे लो प्रेशर है, तो मर्क्यूरी क्या होगा, अगेन स्टार्ट टू राइज। तो ये जो गैप यहाँ पर क्रिएट हो गया, इसको फिल करना मर्क्यूरी स्टार्ट करता है। अब ये जो गैप है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर जो हाइट है वो वेरी होगी, दैट हाइट यू हैव टू मेजर। अब ये जो हाइट है ये अगेन प्लेस टू प्लेस वेरी होती है। आपको अलग अलग एक्सपेरिमेंट करना है। इस मर्क्यूरी बैरोमीटर को आप लेके जाइए किसी पहाड़ के ऊपर में, वहाँ पर आपको ये जो हाइट है ये अलग मिलेगी। आप इसको सी लेवल के पास लेके जाइए, वहाँ पर अलग मिलेगी। आप इसको बिल्डिंग पर लेके जाइए, आप इसको ग्राउंड सरफेस पे लेके जाइए, आप 10 जगह लेके जाइए, 10 जगह पे 10 अलग अलग रीडिंग्स मिलेगी। लेकिन इन सारे रीडिंग्स का एक एवरेज आता है, एंड दैट एवरेज हाइट इज 76 सेंटीमीटर। तो हमको एवरेज हाइट मिल जाती है 76 सेंटीमीटर। तो मुझे अभी प्रेशर की वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो प्रेशर की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो प्रेशर इज इक्वल टू एच रो जी। नो हाइट हमें पता है 76 इंटू 10 टू द पावर -2 वॉट मीटर में कन्वर्ट करने के लिए। व्हाट अबाउट डेंसिटी? डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13600 kg पर मीटर क्यूब, एंड जी यू हैव टू पुट 9.8। जब इन सारी वैल्यूज को हम पुट अप कर देंगे, नाउ दिस वैल्यू 1.013 इंटू 10 टू द पावर 5 वी गॉट एज अ पास्कल, ठीक है। आई बात ध्यान में? तो हमने जो स्टार्टिंग में कहा था कि एटमॉस्फेयर प्रेशर की वैल्यू इतनी आती है,
तो उसके पीछे रीज़न था ये वे नंबर्स। ये नंबर्स जब हम पुट अप कर देंगे तो वी गॉट 1.013 10⁵ पास्कल। सो दिस इज द वर्किंग ऑफ द मर्क्यूरी बैरोमीटर। अगर आ जाता है तो आपको थ्योरी पार्ट पहले कंप्लीट करना है, थ्योरी पार्ट के बाद डायग्राम बताइए और यहाँ पर एक छोटा सा कैलकुलेशन बता दीजिए। सो दिस इज ऑल अबाउट दी मर्क्यूरी बैरोमीटर। तो मर्क्यूरी बैरोमीटर यहाँ पर हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, दैट इज सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है इस चैप्टर का, लेकिन सरफेस टेंशन इतने आसानी से पढ़ने को हमको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि कुछ बेसिक स्टेप्स होते हैं, जब तक हम बेसिक स्टेप्स को कंप्लीट नहीं करेंगे वी कैन नॉट रीच अप टू द टॉपिक सरफेस टेंशन। अब बेसिक स्टेप्स में क्या होती है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं कि जब सपोज करिए एक कंटेनर है, कंटेनर में मैंने लिक्विड को रख दिया, तो ये जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इन मॉलिक्यूल्स के बीच में अपने आपस के एक फोर्स होते हैं, तो इसी फोर्स को बोलते हैं हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। जैसे होता है इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन, इट इज अ कॉम्पिटिशन बिटवीन टू स्कूल्स। सो ये जो फोर्स होता है ये दो मॉलिक्यूल्स के बीच का होता है। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो हमने समझ तो लिए कि दो मॉलिक्यूल्स के बीच का होता है, तो कौन से होते हैं। तो पहले नंबर पे आता है यहां पर कोहेसिव फोर्सेस। ये पूछते हैं डेफिनेशंस में, तो आपको ये डेफिनेशंस के लिए अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। नाउ व्हाट इज कोहेसिव फोर्सेस? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन two molecules. It is the force of attraction between two molecules of same substance. आप substance बोलिए, material बोलिए या liquid बोलिए, ठीक है। तो अगर मुझे बोला गया है कि एक ही substance है या एक ही material है, तो उनकी जो molecule है, सपोज करिए वाटर के molecules होंगे, तो वाटर के दो molecules हैं, उनके बीच का जो force होगा that is called cohesive force। और ये जो फोर्स होता है ये कौन सी टाइप का फोर्स होगा? दैट इज अट्रैक्टिव फोर्स। अगर आपको एमसीक्यूज में पूछा जाए कि व्हाट इज द नेचर ऑफ द फोर्स या कोई सी फोर्स का नेचर क्या होता है, तो आप बोलना अट्रैक्टिव होता है, नॉट रिपल्सिव एंड नॉट न्यूट्रल, ठीक है। तो अट्रैक्टिव नेचर होता है यहाँ पर। तो एग्जाम्पल, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर, तो इनके बीच का जो फोर्स होता है दैट इज कोहेसिव फोर्स। हमने एग्जांपल ले लिए। नेक्स्ट होता है अडहेसिव फोर्स। अडहेसिव फोर्स इसका एग्जैक्टली अपोजिट होता है। इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन two molecules of different substance. Example, one molecule of water and other molecule ऑफ मिल्क। तो दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स ले लिए, दो अलग अलग मटेरियल्स के, इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दैट इज कॉल्ड अडहेसिव फोर्स। ये वर्ड हमको कहाँ पढ़ने के लिए मिलता है? आप अगर देखते हो फेविकॉल की जो बॉटल होती है उसके पीछे आप देखना अडहेसिव फोर्स लिखा रहता है, बिकॉज फेविकॉल इज यूज टू स्टिक द टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट। तो वहां पर हमको अडहेसिव फोर्स देखने के लिए मिलता है, ठीक है, कॉमन लाइफ में। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट क्या होता है कुछ डेफिनेशंस में? So sorry, coming to second number, not third। तो सेकेंड नंबर पे आता है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्सेस। व्हाट इज मीन बाय रेंज? रेंज का मतलब होता है डिस्टेंस। तो अगर सिंपल वर्ड में समझना है तो ये डिस्टेंस होता है। कैसे लिखेंगे? इट इज
the maximum distance between two molecules up to which intermolecular force exists। सिंपल सा है कि अगर ये पहला मॉलिक्यूल है, ये दूसरा मॉलिक्यूल है, अगर इन दोनों के बीच में फोर्स एग्जिस्ट करता है तो हम बोल देंगे विद इन अ रेंज है। लेकिन अगर सपोज करें मैं एक तीसरा मॉलिक्यूल यहां कंसिडर कर रहा हूं, दिस मॉलिक्यूल विल गेट आउट ऑफ रेंज। ठीक है, आउट ऑफ रेंज मतलब भाई यहां पर फोर्स नहीं बनेगा बिकॉज द डिस्टेंस इज टू लार्ज। तो ये होता है रेंज। तो रेंज कितनी होती है, दैट इज, तो यहां लिखेंगे रेंज इज इक्वल टू 10 टू द पावर -9 मीटर। सोचिए कितनी छोटी होती है, मतलब ये जो फोर्स होता है बहुत वीक फोर्स होता है, क्योंकि 10 टू द पावर -9 मीटर आपको पीछे जाना है माइनस में, डेसिमल्स में, तो ये रेंज बहुत छोटी होती है। तो ये इसीलिए फोर्स भी बहुत ज़्यादा वीक फोर्स होता है। ठीक है, तो रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स मुझे पता चल गया। देन कमिंग टू थर्ड नंबर, दैट इज कॉल्ड स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। स्फीयर मतलब एक टाइप का सर्कल है, इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव। प्रभाव क्या होता है, प्रभाव किसी का भी होता है, हमारा प्रभाव किसी और पे पड़ता है, या मैग्नेट का एक प्रभाव होता है, तो मीन्स उसका एक एरिया होता है। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, तो हम बोलेंगे इट इज एन इमेजिनरी स्फीयर। सबसे पहले तो भैया हमने यहां पर बता दिया है कि एक इमेजिनरी स्फीयर है जो पॉसिबल नहीं है। इमेजिनरी स्फीयर ड्रॉन on the surface of the liquid। ये ऐसा स्फीयर है जिसको कहां ड्रॉ करना है, ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। इज इट पॉसिबल, जी नहीं, पॉसिबल नहीं है, इसलिए दैट्स वाई हमने यहां पर क्या बोल दिया कि एक इमेजिनरी स्फीयर है। बट इस स्फीयर का रेडियस कितना होता है, द स्फीयर का रेडियस होता है रेंज ऑफ मॉलिक्यूलर फोर्स। अब कैसे निकालेंगे, तो सपोज करिए ये सेंटर एक मॉलिक्यूल है, ये क्या करता है अपने अड़ोस पड़ोस के जितने मॉलिक्यूल्स हैं अपने रेंज में आने वाले, इन सबको अपने तरफ अट्रैक्ट करता है। तो अट्रैक्ट करेगा तो यहाँ पर क्या मिलता है हमको, एक बाय डायरेक्शनल फोर्स, डायरेक्शन एरो दिखता है। इसका क्या मतलब होता है कि सेंटर मॉलिक्यूल या आउटवर्ड मॉलिक्यूल को अपने तरफ अट्रैक्ट करता है, बदले में आउटवर्ड मॉलिक्यूल भी तो सेंटर मॉलिक्यूल को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूँ तो यहाँ पर क्या मिलेगा, मुझे एक स्फीयर मिलता है जो उसके रेंज में आता है। अब इसके बाहर जो मॉलिक्यूल होगा उससे हमारा कोई लेन देन नहीं सेंटर मॉलिक्यूल का, तो दिस इज सेंटर मॉलिक्यूल। तो सेंटर मॉलिक्यूल बाहर वाले मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट नहीं करेगा बिकॉज इट इज अ आउट ऑफ रेंज। तो दिस इज द स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस। तो यहाँ तक की हमारी बेसिक डेफिनेशन बन गई है, क्योंकि हमें जाना है सरफेस टेंशन की तरफ में। सो कमिंग टू नेक्स्ट टॉपिक जो सरफेस टेंशन के और पास हमको लेके जाएगा, दैट इज मॉलिक्यूलर थ्योरी। शॉर्ट में हमने कहा मॉलिक्यूलर थ्योरी। अगेन बोर्ड में तो नहीं पूछा जाता है, बट आपको यहाँ पर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आपको आगे सरफेस टेंशन हमें समझना है। तो सपोज करिए वी आर हैविंग वन कंटेनर, इस कंटेनर में हमने कोई लिक्विड को डाल दिया। यहाँ पर हमको 3 कंडीशन कंसिडर करना है। वी हैव टू कंसिडर 3 डिफरेंट कंडीशन और 3 डिफरेंट पोजीशन। दिस इज द फर्स्ट पोजीशन, दिस इज सेकेंड पोजीशन एंड दिस इज द थर्ड पोजीशन। ये कुछ मॉलिक्यूल्स मैंने यहाँ पर दिखाए 3 अलग अलग टाइप के। दिस इज द मॉलिक्यूल 1 या मॉलिक्यूल ए। इस मॉलिक्यूल ए का मुझे स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस बनाना है। तो स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस क्या होता है, तो कुछ ऐसा होता है, ये अपने अड़ोस पड़ोस के सब मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट करेगा। दिस इज मॉलिक्यूल ए। व्हाट अबाउट मॉलिक्यूल बी, मॉलिक्यूल बी का कुछ हिस्सा जो है वो बाहर जाएगा क्योंकि ये नियर टू सरफेस है। दिस इज मॉलिक्यूल बी। और मॉलिक्यूल सी का कुछ हिस्सा अगेन बाहर जाता है, तो वो होता है मॉलिक्यूल सी जो एग्जैक्टली सरफेस पे होता है। अब ये 3 मॉलिक्यूल्स पढ़ के हमको क्या समझ में आ रहा है, लेट्स सी, एक एक करके समझते हैं। सबसे पहले
फॉर मॉलिक्यूल ए। मॉलिक्यूल ए को अगर मैं देखता हूं प्रॉपरली तो मॉलिक्यूल ए क्या कर रहा है, अपने आसपास के सारे मॉलिक्यूल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, तो बदले में बाकी मॉलिक्यूल्स भी क्या कर रहे हैं, मॉलिक्यूल ए को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो नेट फोर्स ऑन मॉलिक्यूल ए कितना होगा, सेंटर मॉलिक्यूल सारे मॉलिक्यूल्स को अट्रैक्ट कर रहा है, सारे मॉलिक्यूल्स मिलकर सेंटर मॉलिक्यूल को अट्रैक्ट करता है। सो वी आर कंसिडरिंग दिस फोर्स एज 0। तो नेट फोर्स मॉलिक्यूल ए पर 0 लगता है, तो जिसकी वजह से मॉलिक्यूल ए मेरे किसी काम का नहीं है, तो मेरा सारा फोकस जाएगा अभी मॉलिक्यूल बी और सी के तरफ में। सो नेट फोर्स यहां पर 0 हो गया। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट, फॉर मॉलिक्यूल बी। नाउ मॉलिक्यूल बी के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे, देखिए तो इसका मुझे ऑलमोस्ट कुछ 30% हिस्सा शायद बाहर दिख रहा है। बाहर में कौन है, तो एयर के पार्टिकल्स है। एयर के पार्टिकल्स की खासियत क्या होती है, दे आर वाइडली स्प्रेड। वाइडली स्प्रेड होने की वजह से उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत वीक हो जाता है। जब उनके बीच में ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं रहता है तो वो मॉलिक्यूल बी के ऊपर में भी फोर्स अप्लाई नहीं करते। दैट इज द रीजन कि यहाँ से जो फोर्स आने वाला होगा एयर के तरफ से, दैट वी हैव टू निग्लेक्ट, हमको उसको निग्लेक्ट करना पड़ेगा। इसका मतलब है चारों तरफ से फोर्स मॉलिक्यूल बी के ऊपर में नहीं लग रहा है, तो देयरफॉर नेट फोर्स ऑन मॉलिक्यूल बी इज नॉट इक्वल टू 0। कैन वी से दैट लाइक दिस? जी हाँ, बोल सकते हैं, इक्वल टू 0 नहीं है। क्यों नहीं 0 होगा, क्योंकि भाई एयर की तरफ से फोर्स ही नहीं आ रहा, यहाँ पर चारों तरफ से इक्वल फोर्स आ रहा है, इसलिए हमने 0 कर दिए। या फोर्स नहीं आ रहा इसलिए नॉट 0। कितना है हमें नहीं पता, बट 0 तो नहीं है। तो हमारे काम का क्या है, डायरेक्शन। देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन मॉलिक्यूल P is in डाउनवर्ड डायरेक्शन। सही है, डाउनवर्ड डायरेक्शन। कैसे, क्योंकि यहां से हट गया तो सारे मॉलिक्यूल मिलके जो लिक्विड के मॉलिक्यूल है वो सब क्या करेंगे, उसको नीचे खींचने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा नेट फोर्स कैसा है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। दिस इज ऑल अबाउट मॉलिक्यूल बी। नाउ कमिंग टू मॉलिक्यूल सी। सो फॉर मॉलिक्यूल सी, नाउ अगर मॉलिक्यूल सी का मैं देखता हूं स्फीयर ऑफ इंफ्लुएंस क्या दिखाई दे रहा है, ऑलमोस्ट 50% एरिया बाहर है उसका। सो एक चीज तो क्लियर हो गई, क्या कि नेट फोर्स ऑन मॉलिक्यूल सी नॉट इक्वल टू 0। ये तो क्लियर है कि 0 तो नहीं होगा क्योंकि इक्वल नहीं है। तो देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ फोर्स ऑन सी वो कैसा रहेगा, तो हम बोल देंगे इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो मॉलिक्यूल सी के ऊपर में भी डाउनवर्ड डायरेक्शन यहां पर अप्लाई होती है। अब इस थ्योरी से हमको क्या समझ में आ रहा है, तो भाई इस थ्योरी से हमको नेक्स्ट डायग्राम पता चलेगा। तो नेक्स्ट डायग्राम ऐसा है कि अगेन ये कंटेनर लेते हैं। इस कंटेनर में से अभी हमने क्या किया, जितने भी ए टाइप वाले मॉलिक्यूल होंगे वो सबको हटा दीजिए। अब इसमें जो कंसीडर करना है ओनली दैट यू हैव टू कंसीडर मॉलिक्यूल ऑफ टाइप बी एंड सी। तो यहां पर बी और सी टाइप के मॉलिक्यूल मैंने शो कर दिया जिनके ऊपर में नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रहा है। इन सभी के ऊपर नेट डाउनवर्ड फोर्स लगता है। ठीक है, अब होगा क्या, डाउनवर्ड फोर्स जो है वो सब पे एक जैसा नहीं लगेगा, किसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर ज्यादा लगेगा, किसी मॉलिक्यूल्स के ऊपर में कम लगेगा। हेंस जो नेक्स्ट डायग्राम बनती है इट विल लुक लाइक दिस। एक मॉलिक्यूल यहाँ, 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 एक मॉलिक्यूल यहाँ। क्या हुआ, कुछ मॉलिक्यूल्स के ऊपर में ज्यादा फोर्स लग गया जिसकी वजह से दे आर कमिंग एट द बॉटम साइड ऑफ द कंटेनर। द रिमेनिंग मॉलिक्यूल ऑन द सरफेस व्हाट दे आर डूइंग। अब क्या हो रहा है था, सपोज करिए मैं एक सेंटर मॉलिक्यूल हूँ, मेरे
पास में भी एक मॉलिक्यूल है, राइट साइड में मेरे लेफ्ट में भी मॉलिक्यूल है, बट वी आर क्लोजली पैक, हमारे पास जगह नहीं थी, हम एकदम पैक थे। तो उस टाइम पे हमने एक दूसरे के से हाथ पकड़े, हाथ पकड़ना मतलब एक दूसरे के साथ फोर्स कनेक्ट करना है। तो यहाँ पर आराम से फोर्स बनता था, लेकिन कुछ मॉलिक्यूल नीचे जाने की वजह से यहाँ पर एक गैप क्रिएट हुआ। गैप क्रिएट होने की वजह से हमने क्या किया, एक दूसरे के हाथ को स्ट्रेच करने के, फोर्स लगाने की कोशिश की। दैट इज द रीजन यहाँ पर एक स्ट्रेचिंग फोर्स क्रिएट हो गया। ठीक है, दोनों एक दूसरे को पकड़ के खींच रहे क्योंकि गैप क्रिएट हो गया, लेकिन अभी भी है यहाँ पर रेंज में, तो सब एक दूसरे को पकड़ के खींच रहे। तो यहाँ पर क्या होता है, एक टेंशन क्रिएट हो रहा है, और इसी टेंशन को हम बोलते हैं सरफेस टेंशन। व्हाई? बिकॉज इट क्रिएट्स ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। सरफेस ऑफ द लिक्विड के ऊपर जनरेट होने की वजह से इसे बोलते हैं सरफेस टेंशन। अब ये थी पूरी कहानी सरफेस टेंशन की। तो सरफेस टेंशन क्या हुआ, तो लिक्विड के सरफेस के ऊपर में एक टेंशन आ रहा है। इसको समझने के लिए एक बेसिक एग्जांपल लेते हैं जो हमारे घर पे होता है। सपोज करिए हमने दूध को बॉईल किया, और बॉईल करने के बाद जब हम उसको ठंडा होने देते हैं, तो ठंडा होने के बाद हमको क्या दिखता है, एक लेयर दिखती है मलाई की। उस मलाई की लेयर को आप कंसीडर कर सकते हो एज अ सरफेस टेंशन, बट वो जो लेयर होती है वो फैट की होती है। डोंट से दैट कि वो ही सरफेस टेंशन है, मैंने कहा उसके जैसा होता है। तो वो जो लेयर आपको दिख रही है वो फैट की लेयर होती है। तो इसके ऊपर में आप एक टेबल स्पून भी रख सकते हो, तो वो अंदर में डीप नहीं करेगा। तो सरफेस टेंशन इज सिमिलर टू जस्ट लाइक दैट। तो वो सरफेस टेंशन को अगर आपको इमेजिन करना है तो आप उसके जैसा इमेजिन कर सकते हो, बट अगेन आई एम सेइंग द सेम थिंग कि वो सरफेस टेंशन का एग्जांपल नहीं है, इट इज जस्ट सिमिलर टू सरफेस टेंशन। तो ऐसा ही सरफेस टेंशन यहाँ पर होता है। ठीक है, तो सरफेस के ऊपर आ रहा है इसलिए सरफेस टेंशन। अब एग्जैक्टली इसका मुझे क्या देखना है, फॉर्मूला देखना है। तो सपोज करिए ये एक मेरे पास बकेट है जो हमारे बाथरूम में होती है। इस बकेट में हमने कोई लिक्विड को स्टोर किया। ठीक है, ये सारे के सारे ए टाइप के मॉलिक्यूल्स हैं जो मेरे किसी काम के नहीं है। मेरे टाइप काम के मॉलिक्यूल्स कौन से, बी और सी टाइप के। और मैं क्या शो कर रहा हूँ, इन सारे मॉलिक्यूल्स के बीच में एक फोर्स होता है। करेक्ट है, ये फोर्स मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। सो यहाँ पर हम डिफाइन करेंगे सरफेस टेंशन को। तो सरफेस टेंशन is defined as the force, sorry, to be specific, net force acting per unit length. ठीक है, that is surface tension is equal to force acting per unit length. Therefore, surface tension indicated by T, F upon L. Now, F क्या है? तो यहां पर जो टोटल फोर्स लग रहा है इसको बोल देंगे F. What about L? What is L? तो L that depends on the shape. Generally L जो होता है हम 2πr कंसिडर करते हैं। वाई? क्योंकि हम ये कंसिडर करके चलते हैं कि जो हमारी बकेट होती है वो गोल होती है, तो जो लेंथ होती है वो पूरी होगी, एंड दिस शेप इज नथिंग बट दिस सर्कमफरेंस। तो L इज इक्वल टू 2πr। कई बार क्वेश्चन में अबाउट द या अक्रॉस द डायमीटर पूछा जाता है, तो उस टाइम पे L की वैल्यू D बन जाएगी या डायमीटर बन जाएगा। तो आप क्वेश्चन को चेक करिए आपको क्या दिया हुआ है। अगर आपको सिंपली रेडियस दिया है इट मीन्स आपको 2πr लगाना है। लेकिन अगर अक्रॉस द डायमीटर बोलता है तो वहां पर लेंथ में रेडियस दिया होगा, तो रेडियस का डबल करिए, डायमीटर निकालना है वहां पर। ठीक है, तो डायमीटर लगा के आप सरफेस टेंशन को निकाल सकते हैं। इसी में एक और चीज हम ऐड करते हैं, फॉर सोप सोल्यूशन। सोप सोल्यूशन के लिए व्हाट वी हैव टू डू, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू F अपॉन ट्वाइस L। तो जब भी आपको क्वेश्चन में सोप सॉल्यूशन ये वर्ड मिलेगा तो बिना कुछ सोचे आपको ट्वाइस लगाना है।
अब वो 2 क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ पर 2 लेंथ आती है। यहाँ पर देखिए ये वाले एग्जाम्पल में इतना ही एरिया एयर के साथ कॉन्टैक्ट में है, दिस इज एयर, अंदर का हिस्सा लिक्विड के साथ है। बट जो सोप सोल्यूशन होता है, जैसे आपने बचपन में देखे होंगे, एक वो इंस्ट्रूमेंट होता है जिसके अंदर में आप प्लास्टिक का डिवाइस डाल के उसको बाहर निकाल के उसको एयर ब्लो करते हैं, तो उसमें से मल्टीपल बलून्स निकलते हैं, तो मल्टीपल बलून्स आर स्प्रेडिंग। तो वो जो डिवाइस होता है, तो जब उसके अंदर में एक फिल्म बनी रहती है जिसको बोलते हैं सरफेस फिल्म। अब ये जो सरफेस फिल्म है ये दोनों तरफ से एयर के कॉन्टैक्ट में, दैट इज द रीजन कि वी आर पुटिंग हियर 2। तो जहाँ पे भी सोप सोल्यूशन मिलेगा 2 पुट कर देना। और साथ ही साथ में इसका एसआई यूनिट भी देख लेते हैं। व्हाट इज एसआई यूनिट? फोर्स का यूनिट न्यूटन और लेंथ का मीटर। कमिंग टू सीजीएस यूनिट, सीजीएस यूनिट क्या होते हैं? तो न्यूटन की जगह डाइन पर सेंटीमीटर। एंड व्हाट अबाउट डायमेंशन? तो डायमेंशन में फोर्स के डायमेंशन होते हैं m1 L1 T-2 अपॉन L1, क्योंकि मीटर है, L1 L1 विल गेट कैंसल, सो m1 L0 T-2, दिस इज द डायमेंशन ऑफ द सरफेस टेंशन। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द सरफेस टेंशन। तो यहाँ से थोड़ा चैप्टर का इंटरेस्टिंग पार्ट स्टार्ट हो जाता है। तो उसमें सबसे पहले हम देखेंगे इसके एप्लीकेशंस। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन, सवाल ये है कि सरफेस टेंशन को हम कहाँ यूज़ करते हैं? तो सरफेस टेंशन हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, स्टार्टिंग वेरी बिगिनिंग। सो अर्ली इन द मॉर्निंग व्हाट वी आर डूइंग? सो वी आर टेकिंग ए टूथ ब्रश and applying a toothpaste on it. अब just imagine the condition, you are doing the brush but without toothpaste. Is it not easy to do that? क्यों? क्योंकि जब बिना पेस्ट के अगर हम ब्रश को अंदर में घुमाएंगे तो होता क्या है? अकॉर्डिंग टू फिजिक्स T इज इक्वल टू F अपॉन L। फिलहाल जो माउथ के अंदर में है वो है वाटर, और वाटर का सरफेस टेंशन हमेशा ज़्यादा होता है। वाटर का सरफेस टेंशन ज़्यादा होने की वजह से जो लेंथ होती है वो कम हो जाएगी, बिकॉज दे बोथ आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। लेंथ मतलब क्या होता है? जो ब्रश का कॉन्टैक्ट लेंथ होता है, तो ब्रश कहाँ कहाँ तक जाता है माउथ के अंदर में, तो वो कम हो जाएगा। तो आप ज़्यादा उसके साथ टच नहीं करोगे क्योंकि अभी उसके अंदर में वाटर प्रेजेंट है। जब हम टूथपेस्ट लगाते हैं तो टूथपेस्ट क्या करता है? इस सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर देता है। सरफेस टेंशन रिड्यूस होने से कॉन्टैक्ट लेंथ बढ़ जाती है, तो अब आप ब्रश को कोई भी एंगल पर माउथ के अंदर में घुमा सकते हो। दैट इज द फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ सरफेस टेंशन। सेकेंड, इन वॉशिंग क्लॉथ, कपड़े धोने के लिए सरफेस टेंशन का यूज करते हैं। कैसे? एक बेसिक प्रोसीजर होती है कपड़े धोने की। जब भी हमको कपड़े धोना है तो एक बेसिक मैकेनिज्म होता है कि पानी के अंदर आप पहले सर्फ पाउडर डाल दीजिए और उसके बाद आप उसके अंदर कपड़े डाल दीजिए। कीप इट दिस सिस्टम एज फॉर 10 मिनट्स 15 मिनट्स एंड देन आफ्टर दैट वॉश इट। तो उस टाइम पे जो दाग होते वो आराम से निकल जाते हैं। लेकिन जस्ट इमेजिन कि आपने उसके अंदर में जो वॉशिंग पाउडर होता है वो नहीं डाला है, सिंपली यू हैव टेकन द वाटर एंड जस्ट डिपिंग दी clothes inside. तो is it possible to get clean that cloth easily? जी नहीं, पॉसिबल नहीं है कि उसको मैं आसानी से वहाँ से निकाल लूँ। तो वो जो वॉशिंग पाउडर होता है करता क्या है? तो वॉशिंग पाउडर जो है सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है। सरफेस टेंशन रिड्यूस होता है इसीलिए कॉन्टैक्ट लेंथ बढ़ जाती है। कॉन्टैक्ट लेंथ बढ़ जाती है तो जो पानी है वो हर एक एंगल तक, हर एक लेंथ तक कपड़ों के चला जाएगा और वहाँ से उस मैल को बाहर निकाल लेगा। तो जैसे टीवी में ऐड दिखाता है, इज इट करेक्ट? वो बिल्कुल सही होता है, वहाँ से मैल को निकाल लेता है। तो उसके लिए आपको वॉशिंग पाउडर के अंदर डालना ज़रूरी है, ठीक है, क्योंकि वो लेंथ बढ़ा देता है। ठीक है, इसीलिए जो सी वाटर होता है, समंदर का पानी, उससे हम कपड़े नहीं धो सकते क्योंकि समंदर के पानी का जो सरफेस टेंशन होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है बिकॉज ऑफ द इम्प्योरिटी।
हाई होने से सरफेस टेंशन ज़्यादा हो गया तो कॉन्टैक्ट लेंथ कम हो जाएगा, तो कॉन्टैक्ट लेंथ कम होने से हम उसको यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर पे, तो सपोज करो आपको अपने हाथ के ऊपर में कोई चीज़ को, जैसे आप हमारे हाथ के ऊपर में आप जैसे स्प्रेड करिए तो वी आर फीलिंग रफ सरफेस, लेकिन इसी के ऊपर में अगर आप कोई जेल लगाते हो या कोई क्रीम लगाते हो, कोई ऑइंटमेंट लगाते हो, अब इसको हाथ घुमाइए, ये बहुत ज़्यादा स्मूथ हो जाती है। हो क्या रहा था, जब आपने ऑइंटमेंट लगाया तो ऑइंटमेंट क्या करता है, इसका सरफेस टेंशन को रिड्यूस करता है, तो कॉन्टैक्ट लेंथ आसानी से बढ़ जाती है। तो आप अभी अपने बॉडी के ऊपर में आप आसानी से हाथ को घुमा सकता है, क्योंकि वो क्या कर दिया, उसने सरफेस टेंशन को रिड्यूस कर दिया, जिससे कॉन्टैक्ट लेंथ बढ़ जाती है। इसको फिर जो कूलर में हमारे मच्छर होते हैं उनको मारने के लिए भी हम यूज़ करते हैं। तो ये बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं जो डेली लाइफ में हम यूज़ करते हैं। खैर इतने सारे हमको बताने नहीं, बस पता होना ज़रूरी है कि इन सारी जगह पे हम सरफेस टेंशन को यूज़ करते हैं। चलिए नेक्स्ट टॉपिक आता है अभी हमारा, वो आता है रिलेशन बिटवीन सरफेस टेंशन एंड सरफेस एनर्जी। थोड़ा काम का टॉपिक है, थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू एंड न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है सरफेस टेंशन और सरफेस एनर्जी के बीच का रिलेशन। कंसिडर करिए वन फ्रेम यू आर हैविंग, इसको सी शेप की फ्रेम भी बोलते हैं, ए बी, और यहां पर एक रॉड में कंसिडर कर रहा हूं, ए बी सी एंड डी। उसमें से जो साइड ए बी होती है ये फिक्स साइड होती है, साइड बी सी हमारी फिक्स होती है जो मूव नहीं करेगी, साइड ए डी इज ऑल्सो फिक्स साइड, तो ओनली मूवेबल साइड इज साइड सी डी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, you have to just put your hand on the sides of the frame and you have to dip this frame into soap solution. Once you remove your frame from the soap solution, what you have to see, you are getting a surface film which is forming inside the frame. यहाँ पर एक मुझे surface film मुझे मिलती है, ठीक है। अब होगा क्या उसके बाद, the molecules of the surface film are stick here. Here also some molecules are here and some molecules are here. We know that the molecules which are near to surface they are having downward force. तो सारे molecules के ऊपर में क्या लगेगा, एक downward force लगेगा, यहां पर भी लगेगा, यहां पर भी लगेगा, जो toward the liquid चलता है। But we know that all these sides are the fixed side. The only side movable is side CD. Once as the force is applied on the side CD, the side CD will get moved to some distance position. तो मान लीजिए जो नई पोजीशन आती होगी साइड CD की, this is side CD. Now consider this displacement is dx. तो मान के चलते पहले ये होती है जगह और यहाँ से मूव करते C डैश D डैश, we are getting the new position. अब इसके लिए मुझे वर्क डन निकालना है। वर्क डन क्यों, क्योंकि वर्क डन से हम एनर्जी निकालेंगे। सिंस वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्प्लेसमेंट, देयरफॉर W इज इक्वल टू F इंटू डी एक्स। गिव इट इक्वेशन नंबर 1। नाउ व्हाट इज F, बट सरफेस टेंशन T is equal to F upon L, but it is a soap solution. For soap solution we have to put twice, so F is equal to T into twice L. Now put this value of F in the above equation, so work done is equal to T into 2L into dx. Now make one bracket here, length multiplied by displacement या length multiplied by breadth, that gives you area. एंड 2 मीन्स एक एरिया यहाँ रहता है और एक एरिया इसके पीछे से रहेगा यहाँ पर, तो दो एरिया यहाँ पर कवर होते हैं। सो व्हाट वी आर गेटिंग, तो W इज इक्वल टू
T into delta A. Now what is delta A? So delta A is the change in area. Change in area. तो हमको तो सरफेस एनर्जी निकालना, तो हम बोल देंगे this work done, is stored in the form of energy called as surface energy. So therefore surface energy is equal to surface tension multiplied by change in area. So we are getting one more formula for surface tension, that is equal to energy upon area. So another unit for surface tension is, energy का यूनिट कितना होता है? जूल, एंड एरिया का यूनिट होता है मीटर स्क्वायर, तो मिलता है जूल पर मीटर स्क्वायर। ये फॉर्मूला न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स हम नेक्स्ट वीडियोस में करेंगे, ठीक है। तो ये मिल गया T इज इक्वल टू E अपॉन डेल्टा ए। नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्प्लिटिंग ऑफ ड्रॉप इनटू ड्रॉपलेट्स। थ्योरी में आपको उससे नहीं पूछा जाएगा, अगेन न्यूमेरिकल्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। स्प्लिट करना मतलब उसको डिवाइड करना, किसे करना है? ड्रॉप को, किसमें? ड्रॉपलेट्स में। सो कंसिडर दिस इज अ ड्रॉप हैविंग रेडियस r, having area A1. Now after splitting, so we are getting n number of droplets here, all are having equal radius r, ठीक है, सबका रेडियस r होता है। तो सपोज करो इसका एरिया A1, इसका एरिया A2 होता होगा, यहाँ पर V1 वॉल्यूम, ये होता है V2 वॉल्यूम। तो मुझे क्या मिलता है कि वॉल्यूम V1 इज इक्वल टू वॉल्यूम V2। अगर मैं दोनों का वॉल्यूम देखता हूँ तो दोनों का वॉल्यूम मुझे इक्वल मिलता है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना होता है? तो हम लिखेंगे 4/3 पाई r क्यूब, दैट इज इक्वल टू n टाइम्स, वाई n टाइम्स? क्योंकि n नंबर ऑफ यहाँ पर ड्रॉपलेट्स हो गए, 4/3 पाई r क्यूब। सो कट दिस फ्रॉम बोथ साइड, तो r क्यूब इज इक्वल टू n r क्यूब। So r is equal to n to the power 1/3 into small r. अब होता क्या है, आइदर कैपिटल R या स्मॉल r आपको दिया रहेगा, इन दो r में से एक r दिया रहेगा, एंड कंपल्सरीली n इज गिवन। तो n की ऐसी वैल्यू दी रहेंगी जिसका क्यूब रूट निकलता होगा, तो दो r में से एक r दिया रहेगा, एक r आपको निकाल के न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। यहाँ वॉल्यूम तो हमको इक्वल मिलता है, लेकिन एरिया इक्वल नहीं मिलता है। तो एरिया किसका ज्यादा होता है? So area n times A2 is greater than A1। मतलब मैं अगर ड्रॉपलेट्स का एरिया देखूं तो ड्रॉपलेट्स का एरिया ज़्यादा होता है एज कंपेयर टू ड्रॉप का एरिया। तो ये दो इन्फॉर्मेशन मुझे यहाँ पर मिल गई, इन दोनों इन्फॉर्मेशन को हम न्यूमेरिकल्स में यूज़ करेंगे और न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे।